अस्सलाम वालेकुम। अहराम मिस्र दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो बनावट में रियाजी का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है कि रियाजी के असूलों को देखकर जदीद साइंस भी शर्दा रह जाती है और साइंसदानों की ज़बानें गंग हो जाती हैं। आज के एक सुपर कंप्यूटर को जब एक अहराम का डिज़ाइन तैयार करने का काम दिया गया तो अहराम का डिज़ाइन और इस्तेमाल किए गए रियाजी के असूल इतने पेचीदा थे कि सुपर कंप्यूटर को सिर्फ डिज़ाइन बनाने के लिए 1000 घंटे लग गए। सैकड़ों टन वजनी पत्थरों को इस महारत से एक दूसरे के ऊपर रखा गया है कि उनका दरमियानी फासला 1 इंच के 50वें हिस्से के बराबर है। तसव्वुर करें, सैकड़ों टन वजनी पत्थर और जोड़ों के दरमियान इतना फासला भी नहीं कि एक सुई अंदर जा सके। है ना महारत का मुंह बोलता सबूत। अहराम का नाम सुनते ही हमारे दिल में अहराम मिस्र का नाम आता है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि अहराम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जी हाँ, चीन से लेकर शुमाली अमेरिका तक और हत्ता के समुद्रों में भी कई इमारतें अहरामों की शक्ल में मिली हैं। खुद मिस्र में 100 से ऊपर अहराम मौजूद हैं, लेकिन मिस्र में काहिरा से बाहर गजा के मकाम पर 3 अहरामों का ग्रुप खोफो, खाफरा और मेनकावरा दुनिया के अजायबात में पहले नंबर पर है। गजा में सबसे बड़ा हरम खोफो या च्योपिस इनमें सबसे बड़ा है, जो 13 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है, जो कि 16 फुटबॉल ग्राउंड जितना है। अहराम मिस्र की बुनियाद चौकोर है, लेकिन इनके पहलू तिकोन नुमा हैं। ये तिकोने ऊपर जाकर एक नुक्ते पर मिल जाती हैं। हर फिरौन मिस्र अपने लिए एक अलग अहराम तामीर करा था और इसकी लाश को मरने के बाद हनूत शुदा मम्मी बनाकर अहराम के वसत में, लेकिन निचले हिस्से में रख दिया जाता था और इसका खजाना भी साथ रखा जाता था ताकि आइंदा जन्म की सूरत में बंदा घाटे में न रहे। अगर खोफो के अहराम को 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई में काटा जाए तो पूरे फ्रांस के चारों तरफ 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। इन अहरामों की सबसे ख़ास बात यह है कि इनका दर्जा हरारत हमेशा ज़मीन के औसत दर्जा हरारत के बराबर रहता है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। बाहर चाहे आंधी हो, बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी, अंदर का मौसम मुस्तकिल रहता है। 3800 साल तक इसके सर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का ताज सजा रहा। रिवायत के मुताबिक तकरीबन 1 लाख मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर 20 साल के अरसे में खोफो के अहराम की तामीर मुकम्मल कर दी। हर वक्त 20,000 मजदूर काम करते रहते थे। हर घंटे में 2 से 3 पत्थर लगाए जाते थे। इस तरह तकरीबन 30 लाख पत्थरों से अहराम की इमारत मार्ज़ वजूद में आई। अहमद रज़ा खान बरेलवी का नुक्ता नज़र यह है कि अहराम का बनना सब जिन्नात की कारस्तानी है। अगर देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि जिन्नात जैसी कौम को इतनी बड़ी इमारत तामीर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो भी इंसानों से पहले। फिर इसके बाद इनकी कोई ऐसी तामीर नज़र नहीं आती जिसके बारे में कहा जा सके कि जिन्नात की बनाई हुई। खलीफा मामून रशीद के बारे में कहा जाता है कि The इस्लामी दुनिया के Great वो वाहिद Pyramid of बादशाह थे Giza is जिनको beautiful. इल्मी और Built तहकीकी around काम का शौक था। 2550 इस BC, वक्त मिस्र the इस्लामी दुनिया के सामने 137 सरनगीन हो meter चुका tall था। monument was the जब work of खलीफा को कुछ अजीब व गरीब 100,000 इमारतों men का over पता 20 चला और साथ में years. ये भी कि इसमें मिस्री बादशाहों को अपने खजाने के साथ दफनाया गया है, मामून रशीद अपने साथ सैकड़ों तहकीककारों को लेकर आ निकले और आजकल जहाँ बुलहलोल का मुजस्मा है, जो कि इस वक्त मिट्टी में दब चुका था, उसके ऊपर पड़ाव डाला। उनको सख्त मायूसी इस वक्त हुई जब उनको अहराम में दाखिल होने का कोई रास्ता ना मिला। आखिरकार खलीफा ने अहराम को तोड़कर रास्ता बनाने का हुक्म दिया। अहराम इतना मजबूत था कि इस पर कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने यह तरीका निकाला कि पत्थरों को पहले गर्म करते, फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते जिससे पत्थर तड़क जाते और इस तरह रोज़ 1 फुट के हिसाब से आगे जाने का रास्ता बनाने लगे। आखिरकार उनकी पहुंच क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर तक हुई, जहाँ पर खजाना तो दूर ममियाँ भी नहीं थी। मामून रशीद दिलबर्दाश्त होकर वहाँ से चला गया और सारा काम वहीं पड़ा रहा। मकामी आबादी जो पहले तोहम परस्ती की वजह से अहराम के करीब नहीं जाती थी, उन्होंने जब देखा कि कई महीनों से पड़ाव डाले हुए बादशाह को कोई असर नहीं हुआ तो उनका डर खौफ ख़त्म हो गया और फिर अहराम के ऊपर लगे हुए रोगनी टाइलों को भी उतार लिया गया और लूट मार का एक बाज़ार सरगर्म हुआ और अगर कोई सबूत अहरामों के अंदर बचा भी तो इसको लूट लिया गया। बुद्धिज़्म में इन अहरामों को खासी अहमियत है। उनके मुताबिक ये अहराम ज़ेर ज़मीन दुनिया का रास्ता है और रूहानियत का मरकज़ है। जब दुनिया में कोई बड़ी मुसीबत आई तो रूहानी पेशवा नीचे चले गए। इस ज़ेर ज़मीन दुनिया में उनके रूहानी पेशवाओं की हुकूमत है और इनका मरकज़ी फ़र्जी शहर तिब्बत के नीचे है, जहाँ पर दलाई लामा और रूहानियत में आगे बढ़े हुए शख्स हुकूमत करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अहरामों की शोहरत सुन रखी थी। उसने मिस्र पर हमला करके ग़ज़ा पर
कब्जा कर लिया और फिर अहरामों को बुनियादों से खोद कर अंदर जाने का रास्ता खुलवाया। इसके बाद काम को रोक दिया गया और नेपोलियन अकेला अंदर दाखिल हुआ। काफ़ी देर तक वो अंदर रहा। जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर काफ़ी खामोशी थी। उसने अपने मुसाहिबीन को सामान उठाकर चलने का कहा। इस दौरान वो बिल्कुल खामोश नहीं। कहा जाता है कि नेपोलियन एहराम के अंदर किसी ऐसी जगह चला गया जहाँ पर बराह रास्त एहराम की जुआएं पड़ रही। इन शुआओं ने इसके दिमाग को खुफिया सलाहियतों को बेदार कर दिया और उसने अपना मुस्तकबिल देख लिया था। एक थ्योरी गीली रेत की है जो कि एक पेंटिंग को देखकर बनाई गई। इस पेंटिंग में फिरौन की गाड़ी के आगे पानी फेंका जा रहा है और गुलाम गीली रेत पर गाड़ी खींचते जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस थ्योरी पर अमल करने की कोशिश की तो ये नतीजा सामने आया कि रेत को गीला करने से कुव्वत के इस्तेमाल में निस्फ कमी हो जाती है। लेकिन अगर इस तरीके को सच मान लिया जाए तो सवाल उठता है, इतने टन वजनी पत्थरों को कश्तियों में लादा गया, फिर उनको रेत पर घसीट कर एहराम तक पहुंचाया गया, लेकिन उनको एहराम के ऊपर कैसे पहुंचाया गया? क्योंकि रेत तो एहराम के एरिया से बाहर थी। और फिर उनको इस तरीके से फिट कैसे किया गया कि इनके अजला में इंच के 10वें हिस्से के बराबर भी फर्क नहीं और एक कागज़ को भी उनके जोड़ों के दरमियान दाखिल नहीं किया जा सकता। एक और थ्योरी मार्टिन क्लेमेंस की है। उनको एक तस्वीरी तहरीक की पेंटिंग मिली जिसमें बहुत सारे लोगों ने रस्सियों के जरिए उड़ने वाले परिंदों को कंट्रोल किया हुआ है, जिसके काफ़ी लंबे और बड़े पर हैं। पहले तो उनको समझ नहीं आई, मगर फिर उनके जहन में ख्याल आया कि शायद एक पतंग को हवा के ज़ोर से काबू किया गया है और इसको एहरामों के पत्थर उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसने अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से रब्ता किया। आखिरकार कैलिफोर्निया ने इनको स्पॉन्सर किया और उनके साथ एक ईरानी साइंसदान ने भी काम करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने छोटे पतंगों The से Great पत्थरों को Pyramid of मूद में Giza सीधा is करने की कोशिश beautiful. की और Built कामयाब around हुए। फिर उन्होंने कुछ टन 2550 वजनी BC, पत्थरों के साथ the तजर्बात किए और हवा के 137-meter स्पीड tall 120 से monument was the 30 work of नाटिकल होने के बावजूद 100,000 men over कई 20 टन वजनी years. पत्थरों को मूद में खड़ा करने में कामयाब हुए, मगर उनको हवा में उड़ाने के काबिल ना हो सके। इस तरह यह थ्योरी भी थ्योरी ही रही। एक तहकीककार मिलर ने जब एक माहिर फल्कियात का बयान पढ़ा कि मिस्रियों का किसी इमारत की उम्र मालूम करने का अजीब तरीका होता है। वो इमारत में कुतुबी सियारे की सीध में एक लंबा सुराख बनाते हैं जिसमें अगले साल कुतुबी तारा नजर नहीं आता। इस तरह कुतुबी तारे का सुराख की सीध से फासले से किसी भी इमारत की उम्र का अंदाज़ा किया जा सकता है। मिलर ये बात पढ़कर उछल पड़ा। वो फौरन मिस्र के सफ़र पर निकल पड़ा। इस पर वो अपने साथ जदीद किस्म के आलात भी लाया और उसने एक सुराख से कुतुबी तारे का फासला नापा और उछल पड़ा, क्योंकि इस तरह खुफू के एहराम की उम्र 15,000 साल बन रही थी, जबकि बाकी दोनों एहरामों की उम्र 14,800 और 14,500 बन रही थी। तो क्या मिस्री इस तहकीकात के बानी नहीं थे? क्योंकि मिस्री तो आज से 5,000 साल पहले ही दरियाए नील के किनारे आबाद होना शुरू हुए थे। उन्होंने अपनी तहकीक की सच्चाई परखने के लिए साथ ही एक छोटे पिरामिड की उम्र मापने का फैसला किया, जिसकी उम्र का तखमीना 3,000 साल कबल मसीह लगाया जाता था। उसने उसके सुराख से कुतुबी तारे का फासला नापा और नाकाबिल यकीन मंजर सामने आया कि इस पिरामिड की उम्र वाकई कोई 3,000 साल कबल मसीह बन रही थी। मिलर कोई तारीखदान तो था नहीं, बल्कि वो तो एक माहिर फल्कियात था, इसलिए उसने अपना काम उधर ही ख़त्म कर दिया। लेकिन उनकी तहकीक ने अपने पीछे सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस्लामी मौरखीन के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी आज से 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। अगर उनकी ये बात सच मान ली जाए तो 15,000 साल पहले इस दुनिया पर कोई इंसान नहीं था। तब इन अहरामों की तामीर का जिम्मेदार कौन था? क्या अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के मुताबिक जिन्नात ही इनकी तामीर के जिम्मेदार थे, या फिर इनको किसी खलाई मखलूक का कारनामा समझा जाए? अब बात करते हैं पैट फ्लेनेगन की, जिसको इस बात का यकीन था कि अहराम बायोकॉस्मिक एनर्जी का ख़जाना है और इस वक्त की तरक्की याफ्ता कौमें जिन्होंने अहराम की तामीर इसलिए की थी कि वो इससे बायोकॉस्मिक एनर्जी का ज़ख़ीरा हासिल कर सकें, और वो कामयाब हो गए थे। और अभी तक इस कौम के अफराद मौजूद हैं जिनको मौजूदा दौर में UFOs की शक्ल में देखा जा सकता है। खैर, इसकी थ्योरी सच हो या ना हो, लेकिन UFOs को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हुकूमतों के झुठलाने के बावजूद उड़न तश्तरियाँ अपनी मौजूदगी पूरी दुनिया में साबित करती हैं। अब अहराम मिस्र के बारे में कुछ अजीब व गरीब तजुर्बे। अगर आप 4 गत्ते रहें, उनको रियाजी के असूलों को मद्देनजर रखते हुए बराबर बराबर इस तरह काटें कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए वो तिकोन की शक्ल इख्तियार कर लें, जैसा कि अहराम मिस्र है। इस बात का ख्याल रखें कि उनकी लंबाई चौड़ाई में कोई फ़र्क न हो, बल्कि ठीक पैमाइश पर मुश्तमिल तिकोन हो। अब इन चारों को टेप या गोंद से जोड़ लें। एक बात का ख्याल रखें, इनके चारों कोनों को किसी न किसी सिमत में होना चाहिए।
एक कोना मशरिक में हो तो एक मगरिब में। आप उसके लिए कंपास की मदद ले सकते हैं। लीजिए, एक बड़ा एहराम मिस्र ना सही पर एक छोटा एहराम मिस्र ज़रूर तैयार है। अब एक तजर्बा करें। 2 गिलास दूध के लें, एक को अपने बनाए हुए एहराम के नीचे रखें, एक को खुली फिजा में रख दें। अब देखते रहें, जैसे ही बाहर रखा हुआ दूध खराब हो जाए तब एहराम के नीचे वाला गिलास उठाकर देखें, दूध बिल्कुल तरोताज़ा होगा। जी हाँ, एहराम नुमा इमारत कोई भी हो, वक्त धीमा हो जाता है। अब भी तजर्बा से यकीन नहीं आ रहा तो कोई सब्ज़ी लें, इसके साथ भी तजर्बा करें। एहराम वाली सब्ज़ी उस वक्त भी ताज़ा होगी जब एहराम के बाहर रखी हुई सब्ज़ी ख़राब हो चुकी होगी। इस तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ें एहराम के नीचे रखकर तजर्बात कर सकते हैं। ठहरिए, आप अपने आप को तजर्बे के लिए क्यों पेश नहीं करते?